इसके निचले स्तरों से रिकवरी और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स जरूर देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं StockAccess.com के CIO दलजीत कोहली। उनका स्वागत करते हैं। दलजीत, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। भारतीय बाजार में जिस तरह से सेंटिमेंट्स हैं बूस्टअप होते हुए दिख रहे थे, आज एक रेस्ट मोड में है मार्केट्स। आपकी क्या राय होगी फिलहाल, आउटलुक आपका? गुड आफ्टरनून। देखिए, आज का मूव तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट मोड होगा ना, बिकॉज कल हमने इतना बड़ा मूव देखा है। कॉर्पोरेट इंडिया की हिस्ट्री में इतना बड़ा मर्जर पहले कभी हुआ नहीं, और उसका जो इम्पैक्ट हमने स्टॉक प्राइसेस पे देखा, मुझे नहीं याद है पिछले 25 साल में मैंने कभी ऐसा देखा कि 15% एक दिन में HDFC जैसा स्टॉक चले। तो नेचुरल बात है कि नेक्स्ट डे जो है थोड़ा कूल ऑफ आता है। कुछ लोग उसमें ट्रेडर रहे होंगे, कुछ लोग स्पेकुलेटर रहे होंगे, तो उन लोगों ने जो कल पोजीशंस ली है वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे आज। वो थोड़ा स्वाभाविक है कि इस तरीके का रेस्ट आएगा। अब क्वेश्चन ये, और इस कल के जो मूव हुआ ये जो HDFC और मर्जर का, तो इसने पूरे एक बाजार को अच्छा बूस्ट दे दिया और उसके साथ पूरा मार्केट चेक पड़ा, तो हम वापस 18,000 की रेंज में आ गए। अब क्वेश्चन यही है जो आज सुबह हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया कि क्या हम ये माने कि मार्केट का मूव एकदम तेजी की तरफ बढ़ गया है और हमें वी आर आउट ऑफ वुड्स, जिसको कहते हैं कि अब जो पुरानी परेशानियां थी, जो शंकाएं थी, वो सब खत्म हो गई। तो हमारा ऐसा मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मूव आया है ये एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से सेंटिमेंट बूस्ट हो गया। एक पेंट अप बहुत दिनों से लगातार नेगेटिविटी बनी थी, उसमें एक पॉजिटिव आ गया। बट जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक बड़ा फंडामेंटल रीजन जो मार्केट को ड्राइव करेगा वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स। और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में हमें लगता है कि इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा असर होने वाला है। तो जो एक्सपेक्टेशन है FY23 की, 24 की, वो शायद घटेगी। तो वो हमें पता कब चलेगा, जब हमारे Q4 के नंबर्स आएंगे, यानी कि 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे और अगले 15-20 दिन में, महीने भर में हमको पता लगेगा कि FY23 और 24 के नंबर्स में कितना गिरावट आ सकती है, और उसकी बेसिस पे मार्केट आगे डिसीजन लेगा। और जो दूसरा बड़ा कारण मार्केट को ड्राइव करेगा वो रहेगा फेड का एक्शन, क्योंकि हम 12-13 साल के एक बहुत लीनियंट लिक्विडिटी वाले मोड से निकल के हम एक स्ट्रिक्टर टाइट लिक्विडिटी वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। तो जब इस तरीके का ट्रांजिशन होता है तो मार्केट्स नॉर्मली जो है वो काफी नर्वस रहते हैं। हमने ऑलरेडी इस नर्वसनेस का इम्पैक्ट पिछले 3 महीने में 10% फॉल के साथ देखा। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि हम पूरी तरह बाहर आ गए, बट हाँ, काफी बड़ी शंकाएं, काफी बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी मार्केट की वो कम हुई है, पर अभी इन्फ्लेशन और फेड का एक्शन देखना बाकी है। इसलिए हम ये कहेंगे कि हम पॉजिटिव रहेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इस साल में पूरे FY23 में या फिर कैलेंडर ईयर 22 में शायद कोई सेक्टर लीडरशिप ना ले, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स आते रहेंगे और आपको वहाँ पर्टिकुलर स्टॉक पे ही कॉल लेना है। दलजीत जी नमस्ते। आपका पहले तो बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश का आप समय दे रहे हैं। अभी आपने कहा कि इस बार की अर्निंग काफ़ी हद तक डिसाइडिंग फैक्टर है। सर, इस बार की अर्निंग और उससे अगले क्वार्टर की भी अर्निंग शायद दोनों ही डिसाइडिंग फैक्टर होंगी। आपका अपना असेसमेंट क्या कहता है? ये जो प्राइस राइज किया है काफ़ी सारी कंपनीज जो कर सकती हैं, जिनके पास कैपेसिटी है करने की, हाँ, उन्होंने काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन को सेट ऑफ कर लिया। दूसरा, इस बार की अर्निंग्स में आप टिल्ट कहाँ पे हो? आपको लग रहा है कि ज़्यादातर अर्निंग्स खराब आएंगी कि ज़्यादातर अर्निंग्स ठीक आएंगी? हाँ, तो ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। समझिए कि जो सर्विसेज सेक्टर है, शायद वहां पर हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। वहां पर इम्पैक्ट जो वेज इन्फ्लेशन का हुआ है, और क्योंकि उनके ज्यादातर बिजनेसेस फॉरेन पे डिपेंडेंट है, वहाँ डिमांड बनी हुई है, तो शायद वहां पे नहीं प्रॉब्लम आएगी। तो हो सकता है IT में रिडक्शन होगा, मार्जिन्स में थोड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन इतना ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। जो मेजर प्रॉब्लम आएगी वो आएगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ऑलराउंड इंक्रीज इन कॉस्ट हुआ है। खाली रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ा है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी बढ़ा है, पावर एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ा है, और उनका एम्प्लॉय कॉस्ट तो बढ़ा ही है। सो ये जब चौतरफा तेजी है, तो और कितना तेजी से वो आगे पास ऑन कर पाएंगे,
ये हर कंपनी पे, उनके ब्रांड पावर पे डिपेंड करेगा। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत प्राइस बढ़ाए हैं, लेकिन शायद वो फिर भी नहीं उतने होंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लेशन का समझने की जरूरत है कि पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट की वजह से जो डिस्टर्बेंसेस आए ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब ये यूक्रेन वॉर ने उसको और इलोंगेट कर दिया। तो जो आपका पीरियड ऑफ नॉर्मेंसी था वो और बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको और ज्यादा लंबा समय तक ये सब परेशानी झेलनी है, और आपके पास प्राइसिंग पावर कितने लंबे समय तक रहे। एक बार दो बार आप बढ़ाओगे चलेगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस प्राइस बढ़ाते रहोगे तो फिर उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपके डिमांड पर भी आएगा। तो हमें लगता है कि जो ब्रॉडर मार्केट है, फ्रंट लाइनर शायद संभाल पाएंगे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जो है वो आपको काफी अर्निंग्स में प्रेशर दिखने को मिलेगा। मार्जिन्स में पिछले क्वार्टर में भी मार्जिन, सबके इबिटा मार्जिन्स में बहुत ज्यादा प्रेशर था, टॉप लाइन बचा हुआ था। इस बार भी यही देखना है कि इबिटा मार्जिन में कितना प्रेशर और आए। गुड आफ्टरनून दलजीत जी, प्रियंका हियर। आप जैसे कह रहे हैं कि कोई भी एक सेक्टर लीडरशिप नहीं लेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ अभी भी किन स्पेसेस पर वैल्यूएशन के लिहाज से आपको कंफर्ट लगता है कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी है मोमेंटम की कैचअप करने की, या फिर ऐसे स्पेसेस या ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक जहाँ पर आपको लगता है कि अंडर ओनरशिप है जिन्हें खरीदा जा सकता है। वैल्यूएशन का कंफर्ट शायद बहुत सारे सेक्टर्स में नहीं रहेगा, बिकॉज हम जानते हैं वी आर ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। तो वहां पर ऑब्वियस है कि वैल्यूएशन कंफर्ट ज्यादा सेक्टर्स में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने पिछली तेजी में परफॉर्म नहीं किया, ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। जैसे कि आप बैंकिंग को देखिए, तो बैंक के अगर हम देखें तो पिछले 4 क्वार्टर से नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब जगह इंप्रूवमेंट हो रही है। इवन एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, फेडरल बैंक के नंबर्स आज आए हैं, जो इंडसइंड बैंक के नंबर्स, इस सब ने अपने नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखाया है। और स्टॉक प्राइस जो है वो अभी भी पिछले साल के लेवल पे ही है, जबकि मार्केट, ओवरऑल मार्केट 18 ऑल टाइम हाई पे आ गया। तो दैट मीन्स ये लैगार्ड रहा एक सेक्टर। यहाँ पर हमें एक स्कोप दिखता है जहाँ पर कुछ फ्रंट लाइन बैंक्स में हमने एलोकेशन बढ़ाया भी है, और हमें वहाँ पे अभी भी पसंद है। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हमारे पोर्टफोलियोज के पार्ट है। तो दूसरा जो सेक्टर है वो ऑटोस, वहाँ सब जगह सब कुछ नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली उन्होंने परफॉर्म नहीं किया पिछले 1-1.5 साल से, डिमांड की भी प्रॉब्लम, और ऊपर से कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बढ़ती जा रही है, प्राइस हाइक ले रहे हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं हमें दिख रही है ऑटो में। तो मुझे लगता है कि एक कुछ समय बाद, अभी शायद नहीं, लेकिन और 1-2 महीने 3 महीने बाद जब इनकी ये प्रॉब्लम्स ईज आउट होना शुरू होंगी तो ऑटो सेक्टर भी परफॉर्म करेगा। तो जो वैल्यू इन्वेस्टर है उनके लिए अभी टाइम है इसको देखना। तीसरा जो सेक्टर हम आगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखेंगे तो वो कॉन्ट्रेरियन सेक्टर होगा, वो होगा इन कंजम्पशन का, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हम लोग बोल रहे हैं इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और ज्यादा दिन तक रहेगा। तो ये इन्फ्लेशन जो है वो कंजम्पशन का दुश्मन है। तो नेचुरल बात है कि इनकी सब अर्निंग्स में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इस समय हम अभी ऐड नहीं कर रहे, हम वेट कर रहे हैं कि इसका और जितना भी इम्पैक्ट आना है और जितना है वो निकल जाए वैल्यूएशन से। तो बहुत कुछ इसमें कंजम्पशन में स्टॉक्स आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाएंगे, जो आने वाले समय में अगले 2-4 महीने में मिल सकते हैं आपको। तो वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं। बिल्कुल। दलजीत जी, साथ ही एफआईआईज की एक्टिविटी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार अब हम देख रहे हैं कुछ सेशन से एफआईआईज की खरीदारी जो है वो वापस बढ़ती हुई दिखी है। एंड ऑफ कोर्स जब एक समय था लगातार एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड जो हम देख रहे थे, हेडलाइंस बन चुके थे ये, तब भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने इक्विटी मार्केट्स को काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान की थी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मुझे लगता है कि एफआईआईज तो ब्रॉड कॉल लेते हैं कि हमें एक रीजन पे कॉल लेना है या एक कंट्री पे कॉल लेना है, और वो उनका टॉप डाउन अप्रोच से ज्यादा चलता है। तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मेजर चेंज हुआ है। टॉप डाउन अप्रोच में हम देखेंगे कि अगर वहाँ यूएस में रेट्स बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर देयर मार्केट्स, एंड डॉलर के लिए वो पॉजिटिव रहते हैं। तो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में पैसा जाता है, तो वो उस व्यू से जाएंगे तो शायद कोई ऐसा रीजन नहीं है कि उनको इमर्जिंग मार्केट्स या इंडिया स्पेशली देखना है। हाँ, विद इन इमर्जिंग मार्केट्स अगर कोई देखना चाहेगा तो, या किसी को एलोकेशन बढ़ाना होगा, तो इंडिया उसमें अमंग्स द टॉप रैंकर रहेगा, क्योंकि जो भी ये टर्मोइल हुआ है उसमें सबसे कम, जो ग्लोबल टर्मोइल है उसमें सबसे कम इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर है,
और इंडिया के पास कैपेबिलिटी है जहां जहां स्पेसेस बन रहे हैं लाइक केमिकल्स, लाइक टेक्सटाइल्स, जो अपने स्पेसेस है वहां पर इंडिया कैन फिल इन द स्पेस। तो इसके लिए जो फॉरेनर है उसका व्यू पॉइंट शायद ये रहेगा कि कुछ स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक या कुछ पोर्शन यहाँ पर भी डाला जा सकता है, बट बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उनसे कोई बहुत टॉप डाउन अप्रोच में कोई डिफरेंस आएगा। वो शायद तब आएगा जब फेड का एक्शन हो जाएगा और उसके बाद हमें अगर क्लैरिटी लगेगी कि इमर्जिंग मार्केट्स में अभी इशू नहीं है। जहां तक रिटेल का सवाल है, आई थिंक वो उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया और इंडियंस हैव अंडरस्टूड कि इक्विटी का मतलब क्या है और इक्विटी का बेनिफिट क्या होता है। पैंडेमिक ने शायद सबको सिखा दिया है, तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेन मनी रहेगी और वो शायद पैसा आता ही है। दलजीत जी, मैं आपको ना एक धर्म संकट में भी नहीं डालूंगा और कंप्लायंस के संकट में भी नहीं डालूंगा। आपसे मैं सीधा सीधा शेयर्स नहीं पता करूंगा, बट हाँ ये ज़रूर पता करूंगा कि आप मान लीजिए आज ही दलजीत जी को 5 तारीख को 2:13 पे बोला जाए, दलजीत जी ये है सामने पड़े हैं 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए और मेरे को अभी से बताइए आपकी नज़र किस किस चीज़ों पे है, क्या क्या चीज़ आप छोड़ देंगे, क्या क्या चीज़ आप रखेंगे। सामने पड़े सर पैसे, 2:13 है, 5 तारीख है, दलजीत जी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, बताइए सर। सो देखिए, हम लोग मॉडल पोर्टफोलियो ही अप्रोच रखते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, हम स्टॉक के बारे में बात नहीं कर सकते। ओनली डिस्क्लोजर इज कि जो भी स्टॉक हमने अभी तक बात की और आगे भी जो इस सेशन में करेंगे, मेरे पास पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की और हमारे कंपनी के एसोसिएट्स, डायरेक्टर्स वगैरह सबकी पोजीशन हो सकती है। तो जो आपने कहा कि अब हम पैसा लगाएंगे कहाँ, तो एक चीज अगर हम फ्रंट लाइनर की बात करेंगे तो हम सबसे बड़ा रिलायंस, उसमें हमारा पॉजिटिव व्यू है और वहाँ पर हमारा अच्छा बड़ा एलोकेशन है। दूसरा हमारा बैंक्स में हमने बात किया तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, इस टाइप के जो SBI, ये तीनों हमारे पोर्टफोलियोज में डिफरेंट टाइप के पोर्टफोलियोज में है। फिर हमारा व्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर और कैपिटल गुड्स पर काफी पॉजिटिव है, तो वहां पर हमारे पास L&T है, ABB है, हिताची पावर है। तो इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं, हाइड्रोजन को प्ले करने के लिए हमने MTAR लिया है अपने कुछ पोर्टफोलियोज में। तो ये इस तरीके का जो मिला जुला पोर्टफोलियो, जैसा मैंने कहा कि कोई शायद सेक्टर आपको बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं दिखेगा, इट्स अक्रॉस द सेक्टर्स, अक्रॉस द मार्केट कैप, तो बट थीम बेस्ड है। तो थीम क्या है कि भाई अगर हमने केमिकल और डाइवर्सिफाइड प्ले करना है तो रिलायंस, टेलीकॉम भी आ गया वहां पर, और मैन्युफैक्चरिंग में जाना है तो हमारे पास कैपिटल गुड्स, L&T, ये सब इस टाइप के स्टॉक्स आ गए। तो इस तरीके से, और अभी हमने फार्मा ऐड किया है, तो 2 स्टॉक फार्मा में हमने ऐड किए, एक ग्लैंड फार्मा और एक एलम्बिक फार्मा। एलम्बिक फार्मा इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत बड़ा केपेक्स कर लिया है और वो FDA का वेट कर रहे हैं कि फाइनल अप्रूवल्स आए। काफी अप्रूवल्स आ चुके हैं और कुछ अप्रूवल आएंगे, जो नई फैसिलिटीज का बेनिफिट अगले 1-1.5 साल में आपको बहुत बड़ा दिखेगा। तो काफी जो 1800 करोड़ का कैपेक्स है उसका बेनिफिट अगले 2-3 साल में आपको मिलेगा, और स्टॉक प्राइस में अभी वो फैक्टर नहीं है। अभी आज की डेट में हम देखें तो 14-15 के मल्टीपल पे स्टॉक हमको मिल रहा है, तो जब अगले 2 साल में 3 साल में अर्निंग डबल हो सकती है, और तो इसका मतलब ये होगा कि आपको काफी बड़ा वहाँ पे अल्फा मिल सकता है। तो ग्लैंड फार्मा इसके लिए है क्योंकि वो डिफरेंशिएटेड पोर्टफोलियो, उनका इंजेक्टेबल्स का पोर्टफोलियो है। नॉर्मली आपको जो है वो इंजेक्टेबल्स में बहुत ज्यादा कंप्लायंस के इश्यूज दिखते हैं, लेकिन इस कंपनी के साथ ऐसा नहीं है, और उनके जो प्रोडक्ट है वो शॉर्टेज लिस्ट में है। FDA की बहुत सारी शॉर्टेज लिस्ट रहती है, उसमें इनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो दैट मीन्स चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंप्लायंस दोनों इनके फेवर में जाते हैं, तो इसके लिए वो हमने अभी ऐड किए। बहुत बहुत शुक्रिया दलजीत जी, ये सारे स्टॉक्स हमसे हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए और साथ ही हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए।